अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मौसम का मज़ा ले रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश कराची में फिर से शुरू हो गई। अच्छा जी, ये जो मौसम अच्छा होता है ना, तो दिलों का मौसम भी बड़ा अच्छा हो जाता है। और जब दिल का मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है और फिर उसके बाद सारा दिन जो है बड़ा अच्छा गुजर रहा होता है। अच्छा, जब सुबह का आगाज़ करते हैं तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी इंटेंशन के साथ करें और मुस्बत चीज़ों के साथ जो है दिन का आगाज़ किया जाए। लेकिन इस दिन के आगाज़ के साथ ही एक और चीज़ भी जो ज़रूर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि आपने न सिर्फ अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना होता है, बल्कि आपने ये भी ज़रूर सोचना होता है कि आप इसको मेंटेन कैसे रखेंगे। और किसी भी चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप वो गोल्स जो हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो ये जो साइंटिफिकली एक मैं आपके साथ में चीज़ शेयर करती हूँ, एक बात शेयर करती हूँ कि ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि जो लोग रोज़ाना अपने गोल्स के ऊपर काम करते हैं या रोज़ाना अपने गोल्स को रिमाइंडर देते हैं, अपने ब्रेन में ये रिमाइंडर देते हैं या कॉपी पे ही टिक करते हैं कि जी हमारे आज के गोल्स ये हैं, वो लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं तो अपनी इस रिमाइंडर को, अपनी इस मुस्तकिल मिजाजी को कंटिन्यू रखिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो भी कंटिन्यू रखिए और रोज़ाना अपने दिमाग में अपने आप को ये रिमाइंडर देना ना भूलें कि आपने आज दिन में ये 3 काम लाजमी करने हैं। तो यकीन करें कि जिस दिन का काम है आप उसी दिन निपटा लेंगे। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमें बचपन में कहा जाता था ना कि आज का काम आज ही पूरा करो, क्योंकि कल फिर बर्डन हो जाएगा। तो अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लिया करें, अपना बर्डन जो है उसको दूर कर लिया करें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह हम मौसम की बात कर रहे थे, तो आज सबसे पहले आपको एक और जगह का मौसम दिखाते हैं। आपको लेके चलते हैं मदीना मुनव्वरा। जी हाँ, मदीना मुनव्वरा में बारिश हुई और आप जानते हैं कि जब वहाँ पर बारिश होती है तो क्या रूह परवर मनाज़िर जो हैं वो देखने को मिलते हैं और दिल खुशी से झूमने लगता है। और जब मैंने ये खबर सुनी तो सोचा ज़रूर आपके साथ में शेयर करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जो है वो बारिश हुई। और इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद जो है जो मस्जिद नबी है वहाँ पर बहरान रहमत जो है खूब जम कर बरसा। अच्छा जी, ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बारिश के बाद गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी हो गई और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। तो अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर जाना नसीब फरमाए, आमीन। और अब क्योंकि ये महीना भी 12 रबीउल अव्वल का शुरू हो गया है, तो तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कराची के मौसम की। कराची का जो मौसम है भाई, इस दफ़ा ना कराची के मौसम को अवार्ड मिलना चाहिए सीरियसली, क्योंकि मौसम जो है वो तो अल्लाह ताला की रहमत है, बारिश अल्लाह ताला की रहमत है। इसको जो ज़हमत बना देते हैं ज़मीन वाले, ये उनका कसूर है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दफ़ा हमें बहुत ज़बरदस्त मौसम दिया कराची में। पूरा अगस्त ही मौसम बहुत अच्छा रहा, बादल छाए रहे और ओवरऑल जो है ना गर्मी की शिद्दत में कमी रही। तो आज भी जो कराची का मौसम है वो कुछ इस तरीके से है कि शहर कायद में जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर कायद में रवामा तेज़ या मूसलाधार बारिश जो है उसका कोई इम्कान भी नहीं है। और शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, और कम से कम दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आज पूरा दिन जो मौसम है वो कैसा रहेगा। 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, फिर 11 बजे मौसम कैसा रहेगा और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो हेयर वी गो नाउ। 11 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड और 1 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड। तो ये तो जी मौसम रहेगा। मौसम से सीधा आते हैं याददाश्त के ऊपर। और याददाश्त जो है उसको अच्छा होना चाहिए और याददाश्त अच्छी होगी तो आप बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। याददाश्त के साथ साथ आपके बालों को भी अच्छा होना चाहिए और अगर आपके बाल अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा सा हेयर डू करा सकते हैं, आप बालों को खोल सकते हैं, आप बालों की स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन बालों को अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्कैल्प की केयर करनी पड़ती है, खुश्की दूर करनी पड़ती है, बालों के जो 2 मुँहे बाल होते हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है। तो रात को सोने से पहले नारियल का तेल हल्का सा नीम गर्म करके आपने बालों की जो जड़ें हैं उसके अंदर लगाना है। अच्छी तरीके से नारियल के तेल की मालिश करें। उसके बाद तेल लगाने के बाद किसी हल्के कपड़े या फिर किसी कैप की मदद से जो है तेल अच्छी तरह से उसमें जज्ब कर लें।
फिर सुबह आपने किसी अच्छे शैम्पू से जो है अपने बाल वॉश कर लेने हैं। ये क्या करेगा, आपके बालों को मोटा करेगा, घना करेगा, जड़ों को मजबूत करेगा और ये टूटने से बचाएगा आपके बालों को। बालों में कुदरती चमक और नमी आएगी और नए बाल जो हैं वो उगने में आपको मदद मिलेगी। और फिर ये आपको धूप से भी बचाएगा, आलूदगी से भी, बालों को जो नुकसान होता है उससे भी बचाएगा। और ये करना है आपने हफ्ते में 2 से 3 बार जो है आपने यही करना है। अच्छा जी, एक और रेमेडी आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। इस रेमेडी के बाद आई होप कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपके फेस को जो है निखार देगी। बहुत सारे लोग जो है बड़ा फ्रीक्वेंट पार्लर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको मसाज कराना होता है, उनको फेशियल कराना होता है, स्किन टाइटनिंग के लिए जाते हैं, स्किन की चमक के लिए जाते हैं, उसके ग्लो के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डेफिनेटली आपके पार्लर का खर्चा ज़रूर बचाएगी। तो आपने करना ये है कि आपने लेना है जनाब इस रेमेडी के लिए लेमन, यानी आलू लेना है। पहले आपने आलू का जूस लेना है और फिर आपने लेमन जूस लेना है और फिर उसके बाद आपने इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसमें जनाब मिलानी है चीनी। जी हाँ, फिर आपने इसमें चीनी मिलानी है जो कि ऑलमोस्ट तादाद में कम होनी चाहिए, यानी कम क्वांटिटी में डालें। फिर कॉफ़ी पाउडर मिलाना है और अच्छे तरीके से जो है आपने ये मिक्स कर लेना है। आलू का जूस, फिर उसके बाद लेमन का जूस, कॉफ़ी पाउडर, चीनी, और ये शीट के ज़रिए आपने इसको अप्लाई करना है चेहरे के ऊपर। इस तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद 15 से 20 मिनट तक चेहरे पे लगे रहने देना है। उसके बाद आपने ये जो शीट है इसको चेहरे से रिमूव करनी है। ठीक है, ये शीट मार्क्स कहलाता है। और उसके बाद जो है आपने मुंह धो लेना है 15 से 20 मिनट बाद और फिर आपने तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दिन ये करना है। और फिर आप देखें कि आपकी स्किन जो है वो कैसे ग्लो करती है। तो ये जो टोटका है या रेमेडी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपने ज़रूर अप्लाई करना है। और अगर आपके पास ये शीट नहीं है, यानी ये जो मास्क वाली शीट नहीं है, तो आप वैसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों से। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जल्दी से करेंसी रेट शेयर कर लेते हैं कि जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि जी आपने करेंसी रेट शेयर नहीं किए। तो ज़रूर आप हमारा ये शो जब देखते हैं तो इसमें ज़रूर देखा करें, करेंसी रेट हम शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 188 है, कैनेडियन डॉलर 209 पर है, यूरो जो है 331 है और कोईती दिनार जो है वो 926 पर है। फिर यूके पाउंड जो है वो 384 पर है, सऊदी रियाल 75 पर है, स्विस फ्रैंक जो है वो 351 पर है और यूएस डॉलर जो है वो 284 पर है जी। अच्छा जी, तो ये तो होगी जी करेंसी रेट। अब जल्दी से बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। कॉलेजेस के हवाले से हमारे पास क्या अपडेट है कराची के। तो कराची के कॉलेजेस के हवाले से हमारे पास ये अपडेट है कि जो डीजी कॉलेज हैं उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बात मेक श्योर कर लें कि जो अटेंडेंस है नई क्लासेस में वो अब 100% होनी चाहिए। इससे कम जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ, तो ये डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर नवीद रब साहब हैं जो कि सरकारी कॉलेजेस के दौरे जिन्होंने किए और उन्होंने कहा है कि तलबा अपनी हाज़िरी 100% मुकम्मल बनाए। हाज़िरी में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो होगी जनाब हमारी वो अपडेट्स जो कि हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और जल्दी से आज आपको बता देते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है जी। सिंध हाई कोर्ट में हो रहा है अहम केसेस की समाअत और ये जो अहम समातें हैं इनमें शामिल हैं जी लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। और इसके अलावा जो ये समातें हैं इसमें लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत होगी। दरखास्त पर समाअत जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारी तमाम तर सिटी अपडेट्स और आपके साथ में जो रेमेडीज़ हम शेयर करते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, मैंने भी चाय पीनी है, आप भी टी ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहें, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो कराची की अपडेट्स में एक और अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कराची के जो 3 अजला हैं वहाँ पर अब बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उस हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। उसकी तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP, JUI, PTI के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए। अच्छा जी, कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला
मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अगस्त तक की जाएगी और 5 नशिस्तों में 1 चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 जनरल वार्ड पर इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी की हतमी फहरिस्त 29 अगस्त को जारी की जाएगी। तो ये जनाब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब चलते हैं कुछ फैशन वर्ल्ड की जानिब। अच्छा जी, हमारे मुल्क में जिस तरीके से हमारे एक्ट्रेसेस दिन ब दिन फेमस होते जा रहे हैं और उनका क्रेज़ जो है ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, तो वहीं हानिया आमिर जो है ना वो बहुत हाईलाइटेड रहती हैं और अब इनके जो शूट्स हैं और इनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी बड़ा तहलका मचा रही हैं। तो ज़रा देखें हानिया आमिर क्या कर रही है। वेलकम बैक न्यूज़ सेशन में खुश आमदीद। और हमें ज्वाइन किया है आज टॉप स्टोरीज के लिए हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आजिज़ भाई, आप ठीक ठाक हैं? ठीक हैं, बिल्कुल। मौसम बताएं, मौसम अभी आप आ रहे हैं, अभी कैसा था मौसम? रास्ते में अच्छा था? ठीक है, ना इतना ज़्यादा गर्म है ना सर्द है। अच्छा, और 30-35 तक होगा दर्जे हरारत मेरा ख्याल है। सही, ठीक है, ठीक है, अच्छा मौसम है। चलिए जी, अब हम न्यूज़ शेयर करते हैं आपके साथ में कि जो आपको याद होगा कि जो सेंट्रल जेल थी वहाँ से जिस तरीके से 225 जो कैदी थे वो भाग गए थे, उनके हवाले से जो तहकीकात है मलीर जेल में जो ये भागे थे 225 कैदी, इसकी जो तहकीकात है अब वो मुकम्मल हो गई है। तो अब मुकम्मल होने के बाद इसमें जो 3 ऑफिसर्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इस हवाले से जो है वो आजिज़ भाई से बात करते हैं। आजिज़ भाई, अब रिपोर्ट तो सामने आ गई है, उन्होंने कहा फाइनली जी ठीक है ये जिम्मेदार थे 3-4 लोग और हमने इनको कर दिया है मुअत्तल। आगे इनसाइड स्टोरी क्या है, मज़ीद इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, आगे इस तरह के वाक़यात ना हो। लेकिन बात यह है कि मुअत्तल करने से क्या होगा। अच्छा, सवाल ये है, ठीक है आपने उनको उहदों से हटा दिया, हाँ, सस्पेंड कर दिया, महीना 2 महीना 3 महीने सस्पेंड रहेंगे, दोबारा बहाल हो जाएंगे। मलीर जेल नहीं तो किसी और जेल का वही बंदा सुप्रिटेंडेंट बन जाएगा जिसको जिम्मेदार करार दिया गया। यानी जो जेल सुप्रिटेंडेंट था, अरशद नाम था, उनको जिम्मेदार करार दिया गया है। और जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट था वो तो पहले दिन से ही उनको सस्पेंड किया गया था। जी जी, 225 कैदी जेल से फरार होना मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूँ सही कि दुनिया के अगर दूसरे मुल्क में ये वाक़या होता तो क़यामत बर्पा हो चुकी होती। यार एक कैदी भी फरार होता है ना तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। ये तो पूरे का पूरा जेल निकल गया था। सही, 225 में से फिर कुछ 100 के लगभग वापस आ गए। 2 कभी आए, कभी 4 आए, कभी 6 आए, कभी 10 को पकड़ा, इस तरह 100 के लगभग कैदी वापस आ चुके हैं। सही, लेकिन 125 तो फरार हो गए ना। राइट। अभी ये 25 जो जेल से फरार हो गए ये क्या बनेंगे? डकैत बनेंगे, लाजमी है, डकैतियाँ डालेंगे। तो ऑब्वियसली वो क्रिमिनल्स थे इसीलिए तो फिर वो जेल में थे ना, वो तो ऑलरेडी जेल तो रिकॉर्ड ही क्रिमिनल है। हाँ। अब जेल से फरार हुए इसका मतलब है वो मफरूर हैं। मंजर आम पे तो नहीं आएंगे ना मेरे और आपके सामने। वो क्राइम करेंगे ना, और क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल, यानी क्राइम बढ़ेगा ना। हाँ, आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में सिंध में ये जो डाकुओं का इशू है ना, इससे पहले नहीं था। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में कैदियों ने खैरपुर जेल पे दो बड़ी जेलें हैं सिंध की, कराची और हैदराबाद के अलावा। एक खैरपुर जेल है, एक सखर जेल है। इन जेलों पे हमला किया था डाकुओं ने और हमला करके अपने साथियों को छुड़ा लिया था। उसके बाद उसके कुछ ही अरसे के बाद हमारा जो जनूबी सिंध है जिसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उस ज़माने से लेके आज तक वहाँ डाकुओं का मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। यानी 40 साल 35 साल से लेके आज तक डाकुओं का मामला हल नहीं हो रहा जनूबी सिंध में। चाहे सखर, शिकारपुर, जैकबाद, लाड़काना, खैरपुर, कश्मीर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आज तक डाकुओं का मसला हल नहीं हो सका गुज़िश्ता 40 साल के दौरान। तो यानी इसके इतने असरात होते हैं। जब जेल टूटता है, जब डाकू फरार होते हैं, तो फिर वो और डाकू पैदा होते हैं। तो इसी तरह यहाँ मलीर में भी मैं समझ रहा हूँ जो ख़तरनाक जो कैदी फरार हो गए वो और जो है लोगों को और जराइम के लोगों को पैदा करेंगे। वो लोग जराइम की फैक्ट्री बन जाएंगे जिनसे और जराइम पेशा लोग जन्म लेंगे। और अल्टीमेटली होगा ये कि जराइम में इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं तो ये समझ रहा था कि इन लोगों को नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा था कि जो सुप्रिटेंडेंट है, जेल सुप्रिटेंडेंट है, या जो कम अज़ कम अमला है
मलिर जेल का इस पूरे को टर्मिनेट किया जाएगा, कम से कम मुलाजमतों से हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो बात आ रही है कि सस्पेंड किया गया, जस्ट मुअत्तल। तो देखिए, एक बंदा जो गफलत करता है, नौकरी पे नहीं पहुंचता है टाइम पे, उसको भी मुअत्तल किया जाता है। ये एक मामूली सी सज़ा है मुअत्तल करना। जी जी, ये कोई सज़ा नहीं होती मुअत्तल करना। मुझे तो हैरान हूँ मैं ये आपकी खबर सुन के कि सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया गया। ये कोई सज़ा नहीं है। मेरा ख्याल है इनको बल्कि इनको मुलाजमतों से बरतरफ करके इनको उन्हीं जेल में बंद करना चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। हाँ, हुआ नहीं ना, सिफारिश तो की गई। होना तो इस वाक़े को 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि ये लोग इस वक्त ये खुद जेल में होने चाहिए थे, तो कोई मिसाल तो बनती। हाँ, क्योंकि अब वो कहते हैं जी ठीक है, अब ये वाकया हो गया, अब इस वाकये के बाद जो मलिर जेल है वहाँ के जो दरवाजे हैं वो मजबूत किए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा जो है वो इन्हेंस किया जाएगा, जदीद इक्विपमेंट्स लेके आए जाएंगे ताकि जो ये जितने भी वहाँ पर मौजूद क्रिमिनल्स हैं वो भाग ना सके। अब वो कह रहे जी मजीद डेवलप करेंगे हम जेल को, लेकिन मसला सारा ये है कि जब ऊपर से आप प्लानिंग ही ठीक नहीं करेंगे तो उस डेवलपमेंट का आप करेंगे क्या? क्योंकि एग्जीक्यूट तो लोगों ने करना है। आप बेशक उसको ठीक करें, दरवाजे ठीक करें, सीसीटीवी लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन ये तो एक जुर्म हुआ ना, उस जुर्म की सजा क्या मिली लोगों को? यानी कोई एग्जाम्पल तो नहीं बनी, कोई मिसाल तो नहीं बनी। जिसकी वजह से आइंदा भी जब मिसाल नहीं बनती है, देखें हम कभी कभार ये सोचते हैं ना कि बाज़ मुल्कों में जो ठेकेदार है उसको सरेआम लटकाया क्यों जाता है, फांसी क्यों दी जाती है? वो सिर्फ मिसाल बनने के लिए कि आइंदा जो दूसरे ठेकेदार हैं वो सबक हासिल करें कि आइंदा वो इस तरह का क्राइम नहीं करेंगे। तो आप भी कम से कम किसी को मिसाल तो बना देते, इन लोगों को टर्मिनेट करके जेल में डालते, तो ताकि दूसरों के लिए सबक तो बनता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आजिज़ भाई, मसला ये ना कि हमारे यहाँ जो सज़ाएं हैं वो वाकई इतनी सख्त नहीं है हमारे यहाँ। अब जैसे आजिज़ भाई कह रहे हैं कि मुअत्तल करना तो कोई सज़ा नहीं है, वाकई ये मुअत्तल करना कोई सज़ा नहीं है और ये कोई मामूली बात नहीं है। जब आप यकीन करें कि ये खबर सामने आई थी तो पूरे कराची में इस हवाले से हलचल थी कि ये 225 कैदी जो हैं ये जेल से फ़रार कैसे हो गए, ये कैसे भाग गए। इनमें से कई लोग जो हैं वो उस टाइम एट टाइम्स भी वहाँ पर पकड़े गए थे, कुछ लोग भाग गए थे, लेकिन उनमें से कितने ऐसे लोग हैं अभी इस वक्त जो मफरूर होंगे, जो इसी शहर में रहकर, पहले क्या यहाँ पे जराइम पेशा अफराद की तादाद कम है, इसी शहर में रहकर वो मज़ीद चोरियाँ और डकैतियाँ कर रहे होंगे। तो सख्त सज़ा देनी चाहिए थी ताकि बाकियों को भी इस हवाले से सबक हासिल होता। अब ये कहा है जी कि जो मलिर जेल है उसको डेवलप करेंगे, उसकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, वहाँ पर जो है वो कैमरे अच्छे वाले लगा देंगे, उनका निज़ाम बेहतर कर लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन तो लोगों ने करनी होती है ना। आपने जो ये सेंस प्रिवेल करना है, आपने जो ये कहना चाहिए ना जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है, ये अपने उन अफसरान को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है जो कि जिम्मेदार हैं इस वाक़ये के। आप कितना भी जदीद कर लें जेल को, लेकिन जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो उसके निज़ाम चला रहा है, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो तो वही माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने की ना बड़ी ज़रूरत है। आजिज़ भाई, अब आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ ओवरऑल वैसे जेलों का निज़ाम है क्या? देखिए, जेलों का निज़ाम तो बेहतर है ओवरऑल अगर देखा जाए। हमने कराची की जेलें देखी हैं, मैंने जो सेंट्रल जेल कराची है उसको अंदर से देखा है, इस मलिर की जेल को देखा है, कई बार डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह में जाना हुआ। लेकिन बात यह है कि जेल तो बहरहाल जेल है ना। जेल में जराइम पेशा लोग ही होते हैं, सही, चाहे वो छोटे मुजरिम हो या बड़े मुजरिम हो, चाहे वो चोरी के या डकैती के वारदातों में हो या कत्ल की वारदातों में हो या बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की वारदातों में। बल्कि सेंट्रल जेल में तो ऐसे कैदी भी हैं जो इंटरनेशनल जराइम पेशा लोग हैं। मंशियात के बड़े बड़े उसमें जराइम में वो लोग गिरफ़्तार हुए, दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात में वो लोग मुलविस हैं, वो गिरफ़्तार हुए जेल में। ऐसे ख़तरनाक कैदी भी हैं, बल्कि कुछ ऐसे उम्र कैद और सज़ाए मौत के कैदी भी सेंट्रल जेल कराची में इस वक्त कैद हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरह के ख़तरनाक कैदियों के होते हुए ये तो कह रहे हैं कि मलिर जेल टूटने के बाद कोई ख़तरनाक कैदी फ़रार नहीं हुआ था जो रिपोर्ट की गई। लेकिन बहरहाल 225 कैदियों का फ़रार होना मामूली के बात तो नहीं है, जिनमें से 125 से ज़्यादा अभी भी गायब हैं, लापता हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ुद एक क्राइम है।
जेल सही। टूटना एक बड़े क्राइम से कम नहीं है सही। और इसमें क्रिमिनल गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये ऐसे तो नहीं टूटा कि बस वो जी दरवाज़ा खोल के और बड़े मज़े मज़े से चले गए, ऐसे बिल्कुल, नहीं है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसके- जिनकी इसके- गफलत है उनके और खिलाफ अभी कार्रवाई तक होनी देखिए चाहिए। जो हाँ। आपने फाइंडिंग बताई हाँ। ना मुअत्तल, लेकिन ये बताया अभी भी असबाब नहीं बताया गया कि ये जेल टूटा क्यों था। वजूहात नहीं, बस रीजंस जिम्मेदार करार दिया है उनको, रीजंस उसके नहीं ऊपर उनको मुअत्तल कर दिया। रीजंस नहीं बताया गया कि इसके पीछे ऐसे कौन से रीजंस थे। हाँ। वो एक बताया गया कि जी वो गर्मी हो गई थी और जलजला आ रहा जी, था, जी, जी, जो उस वक्त जी। हाँ, कि वो खबरें जलजला चली आ रहा थी। था तो वो उन्होंने जलजला आ इंसानी रहा, हमदर्दी लेकिन के तहत सवाल है उनको और कहा कि जलजला आया था इसका मतलब है फिर आपने वो दरवाजे खोल के कैदियों को कहा निकल जाए, जलजला आ रहे, इसका तो मतलब ये हुआ होगा ना। ये मतलब तो उनको खुद को पता होगा कि उनका एक्चुअल में मतलब क्या था। और अगर इस तरह से कोई नेचुरल डिजास्टर होता भी है तो उसके लिए प्लानिंग करें कि अगर कोई इस तरह से नेचुरल डिजास्टर हो तो जेल में जो प्रिजन्स हैं उनके लिए करना क्या है, उनकी एसओपी क्या है, उनको कहाँ शिफ्ट करना होता है, ये ज़रा फिर प्लानिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल में शायद अब जो नए डेवलपमेंट हो रही है उसमें ये प्लानिंग भी वो शामिल कर लेंगे, आई होप सो। तो चलें जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी प्यारी सी करस्पॉन्डेंट है अक्सा ने, उनसे पूछेंगे रिपोर्टिंग चैलेंजेस क्या हैं उनकी फील्ड में। स्टे वेलकम बैक। हमारे साथ अक्सा इस वक्त मौजूद है और वैसे तो बहुत सारी अपडेट्स हैं जिसके ऊपर हम इनसे बात कर सकते हैं, टॉप स्टोरीज है, लेकिन आज इनसे पूछते हैं कि ये क्योंकि फील्ड में रिपोर्टिंग करती हैं और आउटडोर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं। अक्सा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? ठीक है। अक्सा बताइए कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किन चैलेंजेस से गुजर के जो है आप लोग ये रिपोर्टिंग करते हैं और आवाम तक खबरें पहुँचाते हैं। अच्छा, जो चैलेंजेस हैं वो मुख्तलिफ तरह हाँ, के बिल्कुल, होते हैं। हाँ। वो कभी बिल्कुल फ़नी होते हैं और कभी बिल्कुल सीरियस होते हैं। सही। तो जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि गर्मी में बाहर निकलना। हाँ, सबसे ज़्यादा ये होता है सही। कि और लड़कियों के लिए तो ये होता है उनका रंग फ़ौरन काला हो जाता है। हाँ। मैं जब न्यू फील्ड में आई थी मैं बड़ी गोरी थी। अच्छा, नहीं अच्छा, आप अभी भी तारीफ नहीं बड़ी कर रही, गोरी मैं और बड़ी थी प्यारी वाकई। हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी, अच्छा ये जो हमारे पास मार्च से लेकर सितंबर का जो वक्त होता है ना, हाँ। ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। सही। इसमें गर्मी में बाहर निकलना, फिर अपना ख्याल रखना, रिपोर्टिंग करना, हाँ। मुख्तलिफ जगहों पे जाना। अच्छा, चैलेंज ये होता है कि हम जाते हैं, हमने अपनी खबर निकाल ली, हमने अपना सुनेरो देख लिया, वो तो इजी है। लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, हाँ। तो वो यूँ समझ लो कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल अलग कर देना है। वो हाँ। अब आगे से बंदा क्या जवाब दे दे, वो किस नेचर का बंदा है। अच्छा, हाँ। वो तो हम आइडिया लगा रहे थे कि फेस से बात करना है, हाँ। कर सकेगा या नहीं। सही। हाँ। लेकिन बाजू का जब हम जाते हैं, एक आंटी हैं वो सीरियस बैठी हुई हैं, हमें लग रहा है कि वो बात कर लेंगी और वो पुरानी, उनके पास अच्छी उर्दू होगी, अच्छे अल्फाज होंगे। लेकिन जब हम जाते हैं, नहीं भाई नहीं, बात नहीं करनी। वो बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन देती है, हमें भी हंसी आ जाती हाँ। है। और जो आसपास के लोग होते हैं ना, फिर वो भी बात नहीं करते। हाँ। एक बंदा खुद तो बात नहीं कर रहा, वो दूसरों को भी नहीं करने दे रहा। सही। और बाजू का ऐसा होता है कि हम लाइव देने खड़े हुए। हाँ। अब वहाँ पे अभी मैं करंगी में 2 हफ्ते पहले लाइव देने गई थी। हाँ। वहाँ पर एक अंकल आ गए, वो राइट। कहते हैं हमारे घर में खारा पानी है, हम ये पी रहे सही। हैं। अच्छा, वो लाइव के दौरान वो गिलास लेकर आ गए, वो मुझे कह रहे हैं मैं ऑन कैमरा हूँ, आप ये पिए, अच्छा। आप ये पानी पिए। हाँ। मैं उनको कह रही हूँ जीजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने स्मेल की, मैंने कहा ये पानी स्मेल से ही मुझे बहुत ज्यादा खारा लग रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं नहीं, ये आप पिए बीबी, ये आप पानी पिए। अब मैं ऑन कैमरा देखे, हमारे भी कुछ ऐसा पिए हाँ, ना, सही, हम नहीं हाँ। कर सकते। अब मैं उनके सामने मैं गिलास को मुंह लगाऊं, माइक हाँ। मेरा हाथ में, फिर मैंने हाथ में सबसे लिया। ज्यादा मैंने टफ प्लेस कौन सी लगती है कराची में रिपोर्टिंग करने के लिहाज से? वैसे आप ज्यादातर जो है वो ट्रेन के हवाले से अपडेट दे रही होती हैं, तो आपको टफ प्लेस कौन सा लगता है कि ये दिस इज हार्ड नट टू क्रैक ना, ये बड़ा मुश्किल प्लेस है जहाँ पर मुझे लोग पता नहीं मुझसे बात करेंगे नहीं करेंगे, तो कौन सी जगह होती है वो? अब बेसिकली लोगों को ना समझ लें कि राजी करना पड़ता है। हाँ। बाज़-औक़ात हमारा जब संडे का सुबह का होता है ना लाइव 12 बजे, तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। सही। तो वही बात जैसे मैंने आपको कहा ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल अलग करना पड़ता हाँ। है। मैं ये करती हूँ कि मैं लोगों के दरवाजे पर जाती हूँ। हाँ। जाके हाँ। कि अच्छा आपके, पहले मैं जाते ही उनसे अपनी बात नहीं करती, पहले मैं कहती हूँ आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या मसाइल का सामना क्या है। मसाइल का फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं भाई इस चैनल से हूँ हाँ, और हम हाँ। आपके जो है वो बात करना है। हाँ। फिर वो एक एक दो करके पूरे मोहल्ले की खवातीन निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं। हाँ। और वो बच्चे अलग शोर लगा रहे होते हैं। और आजकल आपको पता है एक नारा चल रहा है ग्रैंड ऑपरेशन का। हाँ। वो मैं लाइव दे रही हूँ और बच्चे बीच में आके ग्रैंड ऑपरेशन ये हो गया, वो चीजें चल रही होती है। बड़ा टफ होता है, बीच में से लोग गुजर के जाते हैं। हाँ। अक्सर आप लाइव में बिल्कुल सीरियस खड़े हुए और लोग पीछे से जो है वो विक्ट्री का निशान बना देते हैं। हाँ। अजीबोगरीब हरकत कर जाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हमारे रिपोर्टर्स जो है वो फेस करते हैं। ये तो इन्होंने वो वाकयात शेयर किए हैं जो लोगों के वाकयात हैं, जो जब ये जाती हैं और रिपोर्टिंग करती हैं और पब्लिक प्लेसेस पर जब रिपोर्टिंग करनी होती है,
पब्लिक इश्यूज़ में जब रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन जब रिपोर्टिंग आपको वाकई ऐसी जगह पर करनी हो ना जहाँ पे हालात बड़े सीरियस हों, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खास हो तौर पे या हंगामी हालात हों, वहाँ पर जब रिपोर्टिंग करनी हो तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट खास होता तौर है। पे हमारे माशरे में हाँ ख़वातीन रिपोर्टर्स को लोग हिरास ज़्यादा करते हैं। हाँ। हिरासमेंट जो होती है, सही। वैसे तो हिरासमेंट बाज़ औक़ात मर्दों के साथ हाँ। होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जब वो देखते हैं ना कि फ़ीमेल रिपोर्टर है, हाँ। तो वो जानबूझ के हिरास करते हैं। सही। आपको मैं याद दिलाऊंगा, अभी कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद की 5 ख़वातीन रिपोर्टर्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। सही। और वो सारी नामवर ख़वातीन हाँ। रिपोर्टर्स हैं, बड़े हाँ। चंद हैं उनमें, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तेजरार हैं, जी, वो जी, बल्कि सेक्रेटरी हैं। जी, जी, जी। तो और भी प्रेस क्लब और UJS की एक्टिव ख़वातीन हैं वो सब, सही। जिनके खिलाफ FIR। ये एक हिरास करने का तरीका होता हाँ, है कि आप वाइटनेस होके रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, चूँकि फ़ीमेल हैं तो आप हिरास जल्दी हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा बाज़ औक़ात हमने देखा है कि जो हमारी फीमेल, क्योंकि फील्ड में हम साथ ही होते हैं। जी, जी, बिल्कुल, फील्ड हाँ। में ये मेल फीमेल नहीं होता, वो सब At a साथ ही time, होते हैं। At एक times सबने मुज़ाहरा जा रिपोर्ट रहा करना होता है, होता है। उसमें फीमेल रिपोर्टर्स भी रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, साथ साथ ही मर्द हाँ। रिपोर्टर्स भी खड़े होते हैं, सही। वो भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ भी मैंने देखा है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल लेवल पे भी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी ख़वातीन को ज़्यादा हिरास किया जाता है। हाँ। या जूनियर्स को ज़्यादा हिरास किया जाता है, और आपको तो पता ही नहीं है आप क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मतलब ये एक हिरासमेंट करने का एक वे होता है। हाँ, कि सही। जैसे अब ये बता रही हैं ना कि जी वो आप पिए, हाँ। अरे भाई, अगर इस जगह पे मर्द होता ना, वो लाइव हिट करके उसको चमाट मार देता कि आप होते कौन हो भाई, हाँ। कि मैं लाइव हिट दे रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हो। आप भाई आप बात करो अखलाक हाँ। के दायरे के अंदर। हाँ। लेकिन ये एक हमारे माशरे में मैंने देखा है कि आपको याद होगा माजी में PTI की बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, उसमें ख़वातीन रिपोर्टर्स ज़्यादा हिरास होती थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बाकायदा yes, हाँ। लाइव रिपोर्टिंग हाँ। करते हुए उनको पीछे से आवाज़ें निकालना, नारेबाजी करना, हाँ। मतलब गालियों की हद तक लोग ये देते थे। सिलसिला अब भी देखा जाता है। जब हमारे इलेक्शन थे 2024 के 3 तलवार पे PTI ने बड़े जो है वो रैलियां निकाली। हाँ। और शेलिंग भी होती थी। PTI की अक्सर जब भी धरने रैलियां होती हैं, हाँ। उसमें मार कुटाई या जो है वो शेलिंग देखी जाती है। बिल्कुल, इस तरह के जब वाकयात होते हैं ना, तो तभी तो हम कहते हैं कि जो रिपोर्टिंग है, ये जो जर्नलिज्म है ना, ये इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हर हालात में खबर आवाम तक पहुंचानी है। फिर आवाम के सेंटिमेंट्स होते हैं, जैसे भी अक्सा ने बताया कि अगर वो किसी घर में गई हैं, वहाँ पानी नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली लोग तो ऑलरेडी गुस्से में बैठे हुए हैं। अक्सा को वो देखेंगे तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि भाई हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही है। तो ये जो बैकलैश है ना, ये जो करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ये भी फेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अगली खबर। और अगली खबर में ये जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, सुन के आपको हैरानगी होगी कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, कराची में तो ऐसी कोई ख़ास पतंगबाजी होती नहीं है, कराची में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो जनाब, कराची में अब जो पतंगबाजी है ना, वो उरूज पर पहुंच गई है। जी हाँ, और ये खबर कुछ इस तरीके से है कि लियाकताबाद से गुजरने वाले एक शख्स और बच्चे की गर्दन पर पतंग की डोरी फिर गई। पतंग की डोरी फिरने से 40 साला शख्स और 6 साला बच्चा जो है वो मुतासिर हुआ। दोनों ज़ख्मियों को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की इमरजेंसी में लाया गया। दोनों ज़ख्मियों की गर्दन पर गहरे ज़ख्म भी आए और ज़ख्मियों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करने के बाद घर रवाना कर दिया गया है। पतंगबाजों के खिलाफ हुकूमत फौरी कार्रवाई करे, आवाम ये मुतालबा कर रही है। जी आजिज़ भाई। है वैसे हैरतनाक बात कि अभी हाँ। तो पतंग उड़ाने का सीज़न भी नहीं है। ये ख़ास तौर पे बसंत का सीज़न जो होता है, या बहार का जो सीज़न होता है, जनवरी के बाद फरवरी और इन दोनों में पतंग उड़ाने का ज़्यादा चौंचला होता है लोगों को। जी जी। लेकिन ये अभी आप जो बता रहे हैं, गर्मियों में लोग पतंग उड़ा रहे हैं, हैरतनाक बात है। लेकिन कराची में डोर से गर्दन कटने के वाक़यात पहले भी हुए हैं, होते रहे हैं। मुझे याद पड़ रहा है, गुज़श्ता साल एक बच्चा जाँ बहक हो गया था। उससे पहले भी इस तरह के 1-2 वाक़यात हुए हैं। जी। डोर से गर्दन कटने के वाक़यात कराची में होते हैं। वो ऐसा होता है कि लोग छतों पे जो चढ़ के पतंग उड़ा रहे होते हैं। सीजनल भले ना भी हो, लेकिन आम तौर पे लोग यही समझते हैं कि छत पे जब वो पतंग उड़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा। लेकिन वो उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो पतंग जब कटती है या कहीं जाके गिरती है या डोर जब नीचे चला जाए, वो लाजिमी है किसी न किसी इंसान को, मोटरसाइकिल पे जाने वाले इंसान को, पैदल चलने वाले इंसान को, किसी न किसी को वो डोर जो है वो हिट ज़रूर करेगा। जब हिट करेगा, ख़ास तौर पे इंसान के गर्दन पे जब वो आता है, तो इसमें ये तो शुक्र है कि जो 2 लोग बता रहे हैं आप ज़ख्मी हैं। लेकिन इसमें मरने के वाक़यात, जाँ बहक होने के वाक़यात माजी में हमने देखे, कराची में हुए हैं। तो
अब पता नहीं इंतज़ामिया क्या कर रही है, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। सारा दिन जो है वो मोटरसाइकिल वालों को रोक के और बत्ताखोरी, ये तो उरूज पर है जी। हर मोटरसाइकिल वाले को रोक के 150 रुपये निकाले जाते हैं। असल तो ये काम है ना इंतज़ामिया के, पुलिस के, अगर देख ले कहीं अगर पतंगबाजी हो रही है तो उन लोगों को रोके जाके। हाँ, ये नहीं हो रहा हमारे पास, इस वजह से ज़ाहिर है कि लेकिन ये है तो इलीगल, गैर कानूनी है। एक बात कि पतंगबाजी कानूनी है ही नहीं। एक तो हमारे पास सीजनल पतंगबाजी नहीं होती, ये शौकिया लोग हैं। शौकिया इन लोग हैं शौकिया पतंगबाजी लोगों को करने वाले। देखना और चाहिए कि आपके हाँ, शौक में किसी की जान चली जाती है। हाँ। अच्छा, ये जो इस तरह के वाकयात सामने आते हैं ना कि एक छत पे कोई पतंग उड़ा रहा था तो फिर उसको देख के बाकी लोग भी फिर उस तरह से पतंगबाजी जो है वो करने लग जाते हैं और फिर वो पूरा एरिया जो है वो उस जद में आ जाता है कि लोग वहां पर पतंग उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है शायद अलाव हो गया है। लोगों को लगता है अच्छा वो उसने पतंग उड़ाई है या फला छत पे लोग इस तरह से पतंगबाजी कर रहे हैं तो हमें भी अलाव होगा, क्योंकि लोगों को प्रॉपर एसओपी पता नहीं होती। तो कराची में जितने भी लोग ये पतंगबाजी करते हैं या अब ये उरूज पर पहुंच रही है या बहुत सारे लोग इसमें मजीद इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बी क्लियर अबाउट इट कि ये लीगल है, ये मना है। आप इस तरीके से पतंग नहीं उड़ा सकते जिससे किसी की जान जाए। उसमें जो डोर होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। तो आजिज़ भाई, लोगों को बड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो कोई भी अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे कोई दूसरा मुतासर नहीं हो। इनफैक्ट हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें तो आपके पड़ोसी के हुकूक इतने हैं कि वो आपकी आवाज़ से जो है वो परेशान ना हो। तो यहाँ तो लोग पतंग उड़ा उड़ा के लोगों के गले कट रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं लोग। बहरहाल ये गैर कानूनी है पतंग उड़ाना और इसको रोकना पड़ेगा, इंतज़ामिया का काम है। ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, यकीनन इंतज़ामिया तक ये बात गई होगी। कमिश्नर कराची को इस पर नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पे, और जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है तो वहाँ तलाशी लेनी चाहिए। ये अभी भी इस तरह के अगर पतंग उड़ाने के लोग उड़ा रहे हैं या कोई पतंगबाजी कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए पुलिस के ज़रिए, या अगर इनका पता चलता है तो उन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए। देखिए फिर वही बात आई, जज़ा और सज़ा का अमल जब तक नहीं होगा ना, फिर मुआशरे में बिगाड़ होगा। और बिगाड़ ऐसे ही होता है कि एक ने कोई गलत काम किया ना, दूसरा भी देखेगा, तीसरा चौथा, फिर वो सभी कभी आप देखें अजीब, हमारे पास अजीब तमाशे हैं हमारे मुल्क में। कभी आप देखें कि वो कबूतर उड़ा रहे होते हैं लोग, हाँ। कबूतरों को निकाल के। कभी आप देखें तो क्या वो रीछ कुत्ते के मुकाबले हो रहे होते हैं। हाँ। कभी आप देखें कि जानवरों पे जुल्म हो रहा होता है। ये हालांकि आपने मज़हब की बात की, मज़हब इन तमाम चीज़ों से मना करता है। मज़हब इस्लाम इस और कानून भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता कि आप कबूतरबाजी करें, आप पतंगबाजी करें, आप जानवरों के कोई भी मुकाबले एक्टिविटी करें वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। मस्बत एक्टिविटी करें ना भाई, जो हाँ। मुआशरे के लिए कोई नुकसानदेह ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, बहुत शुक्रिया अक्सा हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें, और आज आपको मेकअप की बहुत सारी टिप्स हम बताने वाले हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से स्वाबी में, बुनेर में और बुनेर के जो गांव है बिश्नोई, वहाँ पर जो सूरत हाल हुई और उसके बाद जो तबाहकारी आई और उसके बाद जो मनाजिर हमने देखे, दिल दहला देने वाले मनाजिर, इस तरह के मनाजिर के लोग अपने घरों में मौजूद हैं और फिर वहाँ से वो ये सुन भी रहे हैं और ये देख भी रहे हैं कि पहाड़ से जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, बेयारो मददगार है, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है। इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? नेचुरल डिज़ास्टर, ऑब्वियसली जब भी ये कुदरती आफात आती हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दरख्त काटे गए, कहीं ना कहीं ये जो दरियाओं के ऊपर दरिया काट काट के जो ये होटल्स बनाए गए, बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर गए, सीनियर रिपोर्टर्स वहाँ पर गए, करस्पॉन्डेंट्स वहाँ पर गए, उन्होंने जाके जब ऑन ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना शुरू किया तो पता ये चला कि इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार 2-3 जगहों पर 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि इंसानों का ही कसूर था, क्योंकि उन्होंने वहाँ से दरख्त की कटाई कर दी, फिर वो जो लकड़ियाँ काटने के लिए वो जो लकड़ियाँ नीचे लेकर आते हैं या वो लकड़ियाँ ऊपर पड़ी रह जाती हैं वो भी साथ साथ नीचे आईं, फिर दरिया काट काट के जो उन्होंने वहाँ पर होटल्स वगैरह बनाए हैं, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी गफलत भी जो है वो सामने आई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद नदीम अवान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कराची, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर, बुनेर में ये जो हादसा हुआ, आप तो वहाँ पर मौजूद थे और ख़ुद आपने अपनी आंखों से ये मनाजिर देखे, हमारे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि
क्या सिचुएशन रही वहाँ पर, लोगों के क्या जज्बात थे और क्या माहौल रहा वहाँ पर, और अभी जो सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन क्या है? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ना एक बात बताना चाहूँगा कि समाजी खिदमात के हवाले से मैं 2003 से मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स में जाके इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा हूँ। जी जी। सबसे पहले 2003 का सैलाब था बदीन का, फिर 2005 का ज़लज़ला था, 10 का और 11 का सैलाब था, यहाँ तक कि 2022 का सैलाब हमने कवर किया। और उन इलाकों में हमने बहुत बड़े पैमाने पे जाके अपनी टीम के साथ वर्क किया। मगर जब मैं इस दफ़ा बुनेर में पहुंचा, यकीन जाने कि ये बिल्कुल ही अलग एक सिचुएशन थी। हमने आज तक सिर्फ पानी का सैलाब देखा था, ये पत्थरों का सैलाब था, मिट्टी और गारे का सैलाब था। और इसने पानी में तो ये होता है कि चीज़ें ज़ेरे आब आ जाती हैं, यहाँ पे उस मिट्टी के नीचे पूरे पूरे गाँव आके धंस गए। और पोजीशन ये थी कि जब हम वहाँ जाके खड़े हुए, इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि जो पत्थर उससे पहले वहाँ मौजूद नहीं थे। क्लाउड बर्स्ट होने के बाद वो पानी का जो तेज़ रेला आया, उसने ना सिर्फ यह है कि उन बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आया, उसके रास्ते में आने वाले जितने घर थे, 2-2 मंजिला घर थे, पक्के बने हुए घर थे, कारें थी, गाड़ियां थी, सब कुछ उसके नीचे मलबे में चला गया। सिर्फ बिश्नोई एक गांव ऐसा है कि जहाँ पे सैकड़ों अमवात हुई और एक घर में 22, 27, 42 तक लोग जो है एक एक फैमिली के जो है वो इस सब में गए। और जब हम लोगों के पास जाके वहाँ पहुँचे, उस वक्त सिर्फ एक ही लोगों का था कि मलबा किसी तरह निकाल के हम अपनी लाशें और गिनती पूरी कर लें। जिस शख्स ने अपने फैमिली मेम्बर्स की लाशें पूरी कर दी तो उसको याद आया कि मेरे पड़ोसी की लाश भी अभी तक नहीं मिली। बाज़ लोगों के रिश्तेदार दाएँ बाएँ से आ गए कि हमारा फ़लाँ अजीज़ भी अभी तक लापता। और आप यकीन जाने कि इस वक्त भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक तलाश के बावजूद उनकी लाशें नहीं मिल सकी, उनकी तलाश जारी है। और सब कुछ इसमें लम्हों में, सारी जो हस्ती बस्ती जो खुशियों से भरी हुई बस्ती थी, वो लम्हों में जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। पीर बाबा बाज़ार है, पहाड़ों के अंदर जो बाज़ार होते हैं वो पूरी आबादी जो वहाँ की है वो वहाँ से परचेजिंग करती है। बड़ी तादाद में कोशिश होती है कि जब गाड़ी आए तो यहाँ से जिसका किराया लगेगा, वक्त लगेगा, तो ज़्यादा सामान लेके अपने गांव की तरफ चले। तो ऐसे में उनका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा होता है और अरबों रुपए का नुकसान उस पीर बाबा बाज़ार में हुआ। हम लोगों के साथ जब वहाँ खड़े हो रहे थे तो शटर तोड़ के पानी अंदर दाखिल हुआ और अगर किसी का शटर नहीं था तो इसके बावजूद उसके अंदर गारा जो है कोई 8-8 फुट जो है ना मौजूद था और वहाँ पे लोगों के लिए निकलना मुमकिन नहीं था। और जो लोग बचे हैं ना वहाँ पे, अगर उनकी कहानी सुनेंगे, कोई ऐसा था कि जिसके 2 दिन बाद शादी थी और उसके घर का सारा कुछ चला गया। एक साहब बताने लगे कि जैसी बारिश का ऐलान हुआ तो मेरी भाभी अपने घर के कमरे की तरफ दौड़ी और मैंने उसको बाजू कलाई से पकड़ के खींचा कि वहाँ कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी मेरा 7 तोले सोना है। तो मैंने कहा ज़िंदगी बचेगी तो सारा कुछ होगा। आज बैठी रो रही है कि मुश्किल वक्त में भी हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया था, मगर आज सब कुछ चला गया, सोना गया, जो तन पे कपड़े थे उसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो ये सूरत हाल है वहाँ, ये सूरत हाल है। और इस तरह की सूरत हाल में लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। अच्छा, अब वहाँ के जो रहने वाले जो मुकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्योंकि टफ लाइफ गुजार रहे होते तो ऑलरेडी वो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस होती है, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। इसमें आपको क्या लगता है सर, गफलत, इंसानी गफलत कहाँ मौजूद थी इस सारे सिनेरियो में? वहाँ पे मुझे एक 85 साला बुजुर्ग मिले, बाबा। वो कहते हैं कि हमारी ये जो बस्तियाँ हैं, आबादियाँ हैं, हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, आज तक हमने कभी सैलाब का सीन भी नहीं देखा। और हमारे एक दोस्त कहने लगे कि जब दरियाए सवात का मामला हुआ और वो हादसा जो हमारी मीडिया में रिपोर्ट हुआ, तो कहने लगे हमारी आपस में बात हो रही थी कि बुनेर में तो दरिया भी नहीं है, मगर जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो उसके बाद जिस तेज़ी से ये रेला आया, लोगों को भागने का, निकलने का मौका भी नहीं मिला और लम्हों में ये सारा कुछ चला गया। तो मैं समझता हूँ कि कुदरती आफात के तौर पे इसको लिया जाएगा, मगर वहाँ के जो लोग हैं मैंने उनमें हौसला देखा। हम पूरे मुल्क के अंदर जाते हैं सैलाब ज़लज़ले में, तो लोगों की जो है, उन लोगों में हमने देखा कि उनके प्यारे उनमें नहीं रहे, उनका घर उनके पास नहीं रहा। वहाँ पे अगर किसी का घर बच गया तो उसकी दुकान तबाह हो गई, किसी की दुकान बच गई तो उसकी गाड़ी तबाह हो गई। तो हर बंदा ही मुतासिर है, मगर उनके अंदर एक खुददारी हमने देखी, हमने उनके अंदर एक हौसला देखा। इस मुश्किल वक्त में भी जो है ना, उनको एक ही उम्मीद थी कि जिस अल्लाह ने हमें पहले दिया था वो अल्लाह और देगा। हाँ, ये एक मुश्किल दिन है, इन दिनों में एक तावन आप हमारे साथ करें कि ये जो गारा है, ये मिट्टी है, ये यहाँ से निकालें ताकि हम अपनी रूटीन को दोबारा से बहाल करने की अगर जो भी तरीका इसबाब पैदा किए जा सकते हैं वो कर लें, वो करें। क्योंकि यकीन करें बुनेर में इतनी तबाही हुई है। बुनेर के लोग, जब ये सारा कुछ तबाह हो गया था तो एक पिक्चर थी
इंटरनेट पर वो वायरल हुई, वहाँ पर सारा कुछ तबाह हुआ है और बीच में एक मिट्टी का गारा सा बना हुआ है जो कि बिल्कुल राउंड सा एक गारा है और उसके इर्द गिर्द वो लोग बैठे हुए हैं और वो बैठ के अपने उन तबाहाल घरों को देख रहे हैं जो कि मिट गए थे, जो कि टूट चुके थे, जिनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो वो इतनी कोई पेनफुल पिक्चर है और वो इतनी कोई कहना चाहिए कि दिल दहला देने वाले ये वाक़यात हैं कि एक वहाँ पर एक जो शख्स मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये महसूस किया कि कुछ होने लगा है और वाकई कुछ हो रहा है और ऊपर से मैंने कोई चीज़ देखी, तो मैंने जितने भी लोग नीचे मौजूद थे, उन घरों में मौजूद थे या नीचे सहनों में मौजूद थे, उनको कहा कि भागो, मतलब अभी ये यहाँ पर रहने का या रुकने का टाइम नहीं है, भागना है हमने। तो बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जब वहाँ पर गए तो उन्होंने ये वजह बताई कि जब आप लकड़ियाँ काटेंगे, दरख्तों को काटेंगे लकड़ियों के लिए और फिर वहाँ से जो दरख्त हैं वो ख़त्म कर देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर एकदम जब फ्लो आता है, क्लाउड बर्स्ट हो या सैलाब हो, तो वो सारी चीज़ें फिर अपने साथ बहाता हुआ लेके आता है। ये दरख्त होते हैं जो कि बहुत सारी रुकावट, जो मुसीबतें होती हैं, जो पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं, उनको रोक लेते हैं, लेकिन वहाँ पर दरख्त मौजूद नहीं थे। फिर दरिया काट काट के लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर होटलिंग की हुई है या होटल्स बनाए हुए हैं, तो डेफिनेटली जब भी पानी का उभार होगा, जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, तो वो तो सब तबाह हाल होगा। तो इसमें इंसानी गफलत बहुत ज़्यादा है और ये प्लानिंग और डेवलपमेंट करनी चाहिए। ऑल्दो वी एक्सेप्टेड कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनका वो तो कुदरती आफत है, वो तो कहीं कभी भी आ सकती है, लेकिन समहाउ जितना इंसान के हाथ में है वो उसको कम से कम रेन अलर्ट के तौर पर, डिज़ास्टर अलर्ट के तौर पर, फ्लड अलर्ट के तौर पर कम से कम उसको टेकअप कर सकता है। सर, आपने वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा कि अगर फ्लड आ जाए या क्लाउड बर्स्ट हो जाए या इस तरह की सिचुएशन हो तो कोई हंगामी हालात में क्या करना चाहिए? इतने लोगों से आपकी बात हुई, किसी ने कुछ नहीं बताया कि हमें मुतालिका हुकाम ने इस हवाले से आगाह किया हो या बताया हो? अच्छा देखें जी, दुनिया भर में बारिशें भी होती हैं और कुदरती आफात भी आती हैं, मगर उसके बाद हुकूमती इदारे काम करते हैं कि आइंदा ये दोबारा सानेहात जन्म ना लें, कोई इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। हमारे पास तो NDMA जो है वो बाद में आदाद शुमार सिर्फ जारी कर रहा होता है जी। इस वक्त इस हालात के बाद भी वहाँ पे हमें हुकूमती मशीनरीज उस तरह नज़र नहीं आई। बहुत बड़ा इलाका नहीं था, अगर चाहते तो KPK की सारी मशीनरी को वहाँ भेजा जा सकता था। हम जब वहाँ गए तो लोगों ने कहा कि ये मलबा निकालने के लिए हमारी मदद करें। हमने मशीनरीज लगा दी, मजदूर लगा दिया, रजाकारों का सिलसिला शुरू किया, फौरी तौर पर पकाया खाना वहाँ पे देना शुरू किया। इस वक्त राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। कल PTI के जो चेयरमैन है बैरिस्टर क्या नाम है, गौर साहब, तो ये हमारे कैंप पे आए और कहने लगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हुकूमत के करने वाले काम है, रफ़ाही इदारे अपनी हैसियत के मुताबिक काम करेंगे, ज़रूर करेंगे, मगर असल काम हुकूमत का है कि हुकूमत आगे बढ़े, उसके पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, मशीनरीज मौजूद है, वो इस सारे काम किस अंदाज से करे कि ये हादसात दोबारा रिपीट ना हो। ये मामला अगर कोई ऐसा मामला हो तो उसे बचा जा सके। इस वक्त सिर्फ KPK में नहीं, मैं इस वक्त मैंगोरा की बात करूँगा, बोनेर की बात करूँगा, शांगला की बात करूँगा, स्वाबी की बात करूँगा, गिलगित की तरफ चले जाएँ तो इस वक्त गिलगित में जो ग्लेशियर बरस्ट हुआ है, हम इस तमाम इलाकों में इस वक्त हमारे रजाकार मौजूद हैं। इमदादी काफिले हमारे जा रहे हैं, मेडिकल टीमें कराची से हमने यहाँ से भेजी हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पर ख़वातीन पेशेंट्स के लिए लेडी डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। हाँ। तो ये हमने सिलसिला शुरू किया। फिर हमने एक और काम किया है कि एक और चीज़ है, मैं अवामी आगाही के लिए एक बात कहूँगा कि लोग जब ये अपील आती है ना राशन दें, तो सभी राशन दे रहे होते हैं। तो हमारा एक तरीकाकार है कि हमारा जो शोबा खिदमत खल्क है वो रोज़ाना की अपनी डिमांड लिस्ट जारी करता है। अब मालूम ये हुआ कि इलाकों के अंदर जो फराहमी आपके मामलात थे वो सारे डिस्टर्ब हो गए और वो जो चश्मों से पानी के पाइप आ रहे थे टूट गए। हाँ। अब उनको पाइप्स की ज़रूरत थी, अब वहाँ पे शेल्टर की ज़रूरत है, अब इस वक्त उनको जो दीगर चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम डेली की बुनियाद पर शेल्टर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जाहिर सी बातें जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उन सब की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में अब वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाएंगे एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं हम मेकअप के हवाले से। और मेकअप में ना पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, इसके अलावा फैंसी मेकअप है, फिर इवनिंग मेकअप है, डे मेकअप है, लेकिन रूटीन मेकअप के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैजुअल मेकअप, रूटीन मेकअप कैसा होता है। रूटीन मेकअप इज़ जस्ट लाइक यू हैव टू गो टू मीटिंग, तो आपको उसमें कैसा मेकअप करना चाहिए। फिर अगर आप
स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है वो कोई वर्किंग वुमेन है, अगर आप कहीं जॉब करती हैं या फिर आपकी जॉब क्राइटेरिया ऐसा है जहाँ पर थोड़ा बहुत आपको टिप टॉप होके जाना है, तो वो मेकअप कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो पार्टी मेकअप है ना उसी को कंसिडर कर लेते हैं, कैजुअल मेकअप, और फिर ये जो नो मेकअप होता है जो हम यूजुअली आने जाने में यूज़ करते हैं वो भी लोगों से हैंडल नहीं होता, क्योंकि नो मेकअप इज़ मोर मेकअप। तो रूटीन का मेकअप कैसा होना चाहिए और आजकल क्या इन है मेकअप के अंदर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है वाजिद खान, जिन्होंने ज्वाइन किया हमारे शो पर। अस्सलाम वालेकुम वाजिद, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई बहुत दिनों बाद वाजिद हमारे शो पे आए, आज तो सारी टिप्स जो है ना वो हमने पूछ लेनी है वाजिद से कि वाजिद सब कुछ बता के चले जाएं, फिर पता नहीं आप कब आए कब नहीं आए। मैंने कहीं पे एक जो होता है रेट लिस्ट होती है किसी सैलून की, मैंने उसमें एक विंटेज मेकअप पढ़ा था, लेकिन आज मैंने फैंसी मेकअप की एक और एडिशन हो गई। अभी आपने कहा फैंसी मेकअप, सो मेकअप देखिए क्या होता है कि मेकअप है, मेकअप बस आपको पता होना चाहिए कितना मेकअप लगाना है, ठीक है? कि अगर मैं अभी टीवी पे आके मेकअप कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं लगा दूंगा, ठीक है? मुझे उतना ही बताना है कि अच्छा जिससे इनके डार्क सर्कल कवर हो जाए, जिससे इनकी पिगमेंटेशन कवर हो जाए। अच्छा क्या होता है कि जब व्हेन यू चूज राइट फाउंडेशन तो फाउंडेशन कम लगता है, जब कम लगता है तो क्या होता है कि आपका लाइंस नहीं आता मेकअप में। सही, बिल्कुल, मेकअप में लाइंस नहीं आती हैं बहुत सारी। देखिए समहाउ कुछ लोग होते हैं उनके नेचुरली फाइन लाइंस होती हैं, चाहे वो मैंने अब जैसे मेरा नेफ्यू है, ही इज जस्ट 15, उसके पूरे वाइट बाल हैं, तो वो बुढ़ा नहीं है, वो उसका वो नेचुरल उसका है। तो इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियां लड़के ऐसे होते हैं जिनके फाइन लाइंस होती हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बोलता, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा लगता है, तो मैं अपने ऊपर रख के बात बताता हूँ। जब मैं 15 साल का था तो मेरी बिल्कुल स्किन टाइट थी, नाउ आई एम 39, तो मेरे ये लाइंस आ गई हैं। तो इसको किस तरीके से करना? अच्छा मेकअप से क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ओ अच्छा ये छुप जाएंगी, मेकअप से छुपती नहीं है, मेकअप से और ज्यादा नजर आती है। अगर मेकअप आपने गलत फाउंडेशन गलत चूज किया हुआ तो वो और प्रोमिनेंट, क्योंकि क्या होता है आप उसको छुपाने के लिए लगाएंगे और वो ज्यादा नजर आएगी। तो अगर आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन राइट होगा तो वो कम लगेगी, जब कम लगेगी तो वो लाइनें कम नजर आएंगी, लेकिन कम नजर आएंगी। तो ये है कि फाउंडेशन का सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए, फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं तो उससे भी लाइंस बन जाती हैं, लेकिन अगर नेचुरली आपके चेहरे पर लाइंस हैं तो उसके लिए आप कम फाउंडेशन यूज करें, और फिर मेरे ख्याल में वो जितना कम फाउंडेशन यूज करते हैं वो नेचुरल लगता है और दिखेंगे। अच्छा देखिए लाइंस को आप छुपा नहीं सकते, और वो दिखेंगी, चाहे कुछ कोई बोल दे कि ये ब्लर फाउंडेशन आ गया है, ये फाउंडेशन आ गया है। हमारे यहाँ ये क्योस क्रिएट हुआ है ना कि ये लाइन दिख रही है, वो लाइन दिख रही है। आप यकीन करें, आप बॉलीवुड या हॉलीवुड आप इनफैक्ट देखें, उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। वो बड़ा नेचुरल मेकअप करते हैं और बड़ा खुश रहते हैं, हाँ, और वो बिल्कुल वो ग्रेसफुल लग रही होती हैं और वो बड़ा अच्छा लग रही होती है, वो मैनेज करती हैं। ये हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जी आप पूरा प्लास्टिक कर दें, मुंह जो है ना वो आप ऐसा कर दें कि बिल्कुल वाइट कर दें, पूरा प्लास्टिक कर दें, उसमें बस सब चीजें जो है ना वो ऐसे खिंची हो। अरे भाई, तो ये सारा है, वो क्राइम है, वो धोखा है। दुल्हन रात में कुछ और लग रही है, रात में आप वो लग रही है, अतीका ऑर्डर लग रहे हैं, सबा कमर लग रहे हैं और सुबह कोई और लग रहे हैं, तो दैट्स क्राइम। आप धोखा दे रहे हैं लोगों को, मुंह धो के आए तो वो बिल्कुल चेंज लग रहे। भाई इतना ही बेस लगाना चाहिए जितना आज अभी वाजिद बताएंगे। वाजिद हमें रूटीन का मेकअप करना सिखाएं, आपकी मॉडल जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप जरा मॉडल का जो है वो मेकअप स्टार्ट करें और जरा बताएं कि आज हमारा नाम क्या था आपका? तो आज हमारे साथ नीलम है। एज यू कैन सी नीलम की स्किन माशाल्लाह से वेरी क्लियर स्किन, बट इनका जैसे ये एक पैच है तो हम इसको कवर करना सिखाएंगे। सही। इसको किस तरीके से कवर करना है? ठीक है, नीलम के बारे में बात करने से पहले जरा बताएं, अभी आप जो मेकअप करने जा रहे हैं नीलम का, वो कैसा करने जा रहे हैं? अच्छा, ये मेकअप इस तरीके से है कि आप ये ऑफिस गोइंग लड़कियां जो हैं, जो बसों में भी जा रही हैं, जो रिक्शे में भी जा रही हैं, या जो किसी मीटिंग के लिए जा रही हैं, तो ये उनके लिए मेकअप है। ठीक है, मेकअप कितना लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे आई डोंट यूज प्राइमर, बहुत ज्यादा मैं प्राइमर नहीं लगाता, लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप लगा लें। प्राइमर क्या काम करता है कि आपके पोर्स बंद कर देता है और आपकी स्किन के अंदर मेकअप नहीं जाता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब नीलम पे हम आ जाते हैं। ये वाजिद की बड़ी प्यारी सी मॉडल है। सबसे पहले एक लिक्विड फाउंडेशन लेंगे। अच्छा, लिक्विड फाउंडेशन क्या होता है कि हम
वो कम ही लगता है, कम ही लगता है, ठीक है। सही। तो आपके अपने हमने ये मुसरत आपा की है लिक्विड फाउंडेशन, हमने MM की ले ली, हाँ। और दिस इज ये best जरा foundation फोकस है। करके काइंडली दिखाएं जो वाजिद जितनी भी चीजें ठीक है। यहाँ से पिक कर रहे हैं और अच्छा, अपना सबसे मेकअप। पहले उसके लिए मुझे एक हेयर क्लिप मिल जाए कि सेक्शन क्लिप मिल जाए? जी सेक्शन क्लिप्स जो है मेरे इस बैग में होगा शायद, देखो जी इस बैग में होगा। सो पहले हम ये बाल बांध देते हैं। हाँ, अच्छा, इनकी स्किन जो है वो बड़ा क्लीन है वैसे माशाल्लाह से। clean है। जी। अच्छा, अब जैसे अब ये देखें हाँ क्यों ये शार्प लग रही है, इनके बाल लाइट कलर के और आईब्रो बहुत डार्क है। हाँ आईब्रो को थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था, तो इनकी पूरी पर्सनैलिटी सॉफ्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ आईब्रो। हाँ। ये और आईब्रो थोड़े से हाँ थिक होने चाहिए, ठीक है? सही। थिक होने चाहिए। हाँ। सो अभी आईब्रो बहुत शार्प है, तो इस वजह से इनका पूरा फेस और ब्रॉड लग रहा है। और broad अगर आईब्रो थिक होंगे तो क्या होगा, फेस बैलेंस हो जाएगा, जो इनका जो फेस का ये Face है, शेप हाँ। है ये बैलेंस लगेगा। हो ओके, जाएगा, सही। हमने क्या किया, हमने आइवरी और हल्का सा हमने इसमें आलमंड का शेड मिक्स कर लिया, राइट ठीक है। सही। हमने इसमें हल्का सा अच्छा, आइवरी और आपने आलमंड का शेड जो है वो मिक्स कर लिया है। मिक्स कर सही। लिया इस तरीके से करके, हाँ और पूरे फेस पे इतना सही, हाँ पूरे फेस पे चलिए जी, ये ब्लेंडिंग हो रही है, जरा ब्लेंडिंग भी दिखाते जाएं कि किस तरीके से वाजिद जो है वो ये बेस लगा रहे हैं। और सॉफ्टली ये इतना ही लगा। अच्छा, क्योंकि इनका हर सेल्फ ये अच्छा fair वाजिद, complexion है ये इनका। हाँ, इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन ये जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे ना कि ये एक हल्का हल्का सा जो स्पॉट है, ये किस तरीके से ये मैं भी आपको बताता हूँ। रिमूव होगा। जी अभी मैंने इसी के ऊपर ये लगा दिया है पूरे हाँ, पे, ठीक है। लाइट सही है, जी मैं ऐसे करूँ, हाँ, मेरा शेडो बन रहा है। अच्छा सही। चलें जी, ये अभी वाजिद ने जो है ये कर दिया है स्टार्ट, और अभी ये हम लगा बड़ा रहे हैं। ज़बरदस्त इसकी लग रही है मुझे जो है ना, बेस बहुत अच्छी बेस है। ऊपर देखिए। अच्छा, ये मुसरत मिसबा का जो है ना MM की जो फाउंडेशन है, इसकी फुल कवरेज है। फुल कवरेज है, यस। ये बड़ा अच्छा प्रोफेशनली जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये इनकी फाउंडेशन की एक तो कवरेज भी फुल होती है, और वाजिद ये हैवी भी नहीं फील होती, ऐसा भी नहीं लगता कि थिक फाउंडेशन है, लेकिन आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए कि कम लगाएंगे तो आप 2 ड्रॉप में पूरा फेस कवर कर जाएंगे, ज्यादा लगाएंगे तो वो उसी तरीके से ब्लेंड होगी, उसी तरीके से ब्लेंड होगा। ओके, तो हमने ये इस तरीके से लगा लिया, राइट, इतना ही, ठीक है। अब हमने दोबारा से हल्का सा आलमंड का शेड लिया, सही। ये जो है जी, अब आलमंड का शेड लिया। अभी ये जो है मुसरत में हल्का सा मुसरत आप आ गई, और अंडर आई जो है थोड़ा सा डार्क सर्कल, उस लाइन को कवर कर दिया इस तरीके से। अच्छा सही। चले जी, ये इस लाइन को जो है इन्होंने कवर किया है वाजिद मेक ने। श्योर करें जब भी आप डार्क सर्कल छुपाएं, हाँ। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम बिल्कुल आंख के साथ करके लगा लेते हैं, तो जिसकी वजह से आंखें छोटी लगती हैं। हाँ। तो ये जो लाइन होती है, मेक श्योर करें इस लाइन को आपने कवर करना है इस तरीके से। लाइन को कवर ये लाइन कवर होगी तो आपका डार्क सर्कल खुद ही छुप जाएगा, ठीक है। लेकिन वाजिद, बहुत सारे लोग जो है ना ये कह रहे होते हैं कि अगर ये हम थोड़ा सा दूर करके लगाएंगे ना आंखों से, तो वो क्या होता है, वो ब्लैक वो नजर आ रहा होता है। नहीं, फिर उसके लिए क्या करें? उसके लिए अभी मैं बताता हूँ कि हल्का सा ब्राउन शेडो लगाएं। ब्राउन शेडो। अब हमने क्या किया, हमने ये कर लिया। अब अगर आपके पास कोई डार्कर शेड नहीं है, आप देखिए हल्का सा पिगमेंट है, तो मैंने क्या किया, ब्राउन आई शेडो फिंगर टिप के ऊपर लिया हल्का सा, और मैंने इसके ऊपर इसके साथ पिगमेंट क्रिएट हाँ, ये जो पिगमेंट है ना यहाँ पे, हाँ, ये मैंने ब्राउन शेडो लिया, पिगमेंट क्रिएट की, और उसके ऊपर मैंने इसी आलमंड के साथ इसको मैं ब्लेंड करूंगा, ब्लेंड कर, ताकि एक नया शेड क्रिएट हो जाए और वो हाइड हो जाए। सही, देख रहे? हाँ बिल्कुल सही है? तो जहाँ जिस जगह पर भी पिगमेंट हो ना, तो उस जगह पर ऑलवेज ये क्रिएट, अगर आपके पास ब्राउन शेड यहाँ पर लगाया जा ब्राउन लगा लें, पिंक लगा लें, ऑलवेज। अच्छा, अब जैसे ये मैंने अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ये फेयर कॉम्प्लेक्शन है इनका, और मैंने लाइटर शेड लगाया है, अगर मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा लाइट लगाऊंगा तो ये ग्रे लगने लगेगा। गोरा भी जो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है वो भी ग्रे लगने लगता है। सो मैं क्या करूंगा, जो पाउडर लगाऊंगा, इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगा, वो हल्का सा येलो और व्हाइट को मिक्स करके लगाऊंगा कि एक तीसरा शेड क्रिएट हो जाए। तो जब ये लगेगा तो देखिए, हाँ सही, ऊपर देखेंगे। ठीक, चलिए जी, ये बेस जो है ज़बरदस्ती बेस लग रही है। अच्छा वाजिद, ये बेस जो है अभी आपने ये जिस तरीके से ब्लेंड की है, लोगों को ब्लेंडिंग का तरीका भी नहीं पता होता, वो लगाई जा रहे होते हैं लेकिन बेस ना उनकी लग नहीं रही होती है, वो हट रही होती है। टैब करके लगानी होती है बेस, या जिस तरीके से अभी क्या हर फेस को देखते हुए लगानी होती है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बेस फाउंडेशन को आपने हल्का सा ब्लेंड करना है। पाउडर को हमेशा टैप प्रेस करना है ताकि वो लॉक हो जाए, ठीक है, सही। अब बड़े उस ब्रश की मदद से हाँ हमने क्या करना है, सही,
सिंपल हमने ये अभी क्या अप्लाई करने लूज लगे? पाउडर, लूज पाउडर है जी, नीचे। सही। ये जो है जी, ये लूज पाउडर अभी लगाया है वाजिद ने, और ये कितना स्मूथ, कितना नेचुरल इफेक्ट आ रहा है, बहुत नेचुरल इफेक्ट आ रहा है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा ये जो फोरहेड पे है उसको छुपाने की जरूरत है, हल्का अच्छा। सा। हाँ, हल्का सा मुझे लग रहा है। तो मैंने दोबारा से आलमंड हल्की सी लूंगा और मैं उसके साथ अपनी ब्यूटी ब्लेंडर, अब हमारे पास टाइम है या नहीं है? जी, हमारे पास कितना टाइम है जरा हमें बताएं। हमारे पास टाइम है अभी, है ना? हाँ Okay. बिल्कुल। अब कवर हुआ है, ये मुझे भी उलझन हो रही थी। अच्छा हाँ, सही, चलिए अब कवर हो गया ये फाइनली। हाँ, या सी सही। या ये जो है जी, अब देखें जी, ये जो पिगमेंट था वो पहले ब्राउन शेड लगाया वाजिद ने, उसके बाद जो है ये अब कवर हो गया। वाजिद ने इसको ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने आंखों के ऊपर भी जो हमने ब्यूटी ब्लेंडर में जो लगा हुआ है हमने वो लगा लिया। सही। और इनके आईब्रो का जो शेप है वो बहुत लंबी आईब्रो है, ठीक है? हाँ, आईब्रो अगर हम थोड़ी सी यहाँ से छोटी करेंगे तो आंख बहुत प्यारी सीधी लगेगी। अभी क्या है, आंखें यहाँ से बंद हो रही है बिकॉज लंबी आईब्रो से क्या होता है, आंखें झुकी भी लगती है। हाँ, सही। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या किया, सही। सिंगल आई शेडो लेंगे एक बड़े ब्रश के साथ। ये सूखा हुआ ब्रश है हाँ, और मैंने एक हल्का सा इसको आपने, हाँ पीच ब्राउन शेड मैंने लिया। हाँ, ये देखें, ये शेड है, सही है? उसमें हल्का सा मैंने लाइट करने के लिए हाँ। पाउडर हल्का सा मिक्स कर लिया। लूज पाउडर को हमने थोड़ा सा, जो बेकिंग पाउडर है, सही। और मैंने पूरे लिड पे इस तरीके से लगा दिया। राइट। अच्छा, मेक श्योर करेंगे, अच्छा ये बहुत छोटी सी टेक्निक है, हाँ ये मैं बड़ा दिल से आपका शो कर रहा हूँ, पता है? जी, बिल्कुल बहुत आई दिल से। नो। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें अगर आप इसको मेकअप में ऐड करते हैं तो आपकी आंखें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं। सो जब भी आपने ये सॉकेट लाइन क्रिएट करनी है तो मेक श्योर करें कि आपने इनर साइड से ऐसे उठा के बीच सेंटर में से आपने ज्यादा लिफ्ट करना है कलर को, राइट, ताकि आपकी आंख खुली भी लगे। हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं तो ये लंबी लगने लगती है, लंबी लगने लगती है। तो हमने क्या करना है, बीच में से उठाना है। ये सही, बीच में से उठेगा। हाँ। सो इससे क्या होगा कि आपकी आंख ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। आंखों ने सही। ये हुड, आपका जो हुडी आईज हैं, जो पफी आईज हैं, वो आपका कवर हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, मेक श्योर करेंगे आप कि आपने ये जो आपका एरिया है ये आपने सेंटर में से उठाना है। ये राइट, सही। ये सेंटर में से उठाना है। वो आपने वो ब्लेंडिंग जो है ना, वहीं से कॉर्नर से उठा के ऊपर की तरफ लेके जानी है, वो आगे की तरफ नहीं लानी, वरना बड़ी बड़ी यहाँ से बीच में से उठाना है ताकि आपकी आंख खुली भी लगे। अदरवाइज क्या होता है, बंद हो जाती है। उसके बाद एक ड्राई ब्रश के साथ जो लाइन है उसको भी आपने ब्लेंड कर लेना कि कहीं पे कुछ जमा हुआ ना लगे। सही, जमा हुआ ना लगे, राइट। उसके बाद हमने क्या किया जी, लाइनर का ब्रश लेंगे। सिंपल हमने ये लाइनर का ब्रश लिया। मेक श्योर करेंगे पानी लेंगे और प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ठीक है? अच्छा, सही। ये अभी क्या लाइनर लगाना? आईलाइनर लगाने लगे। चलिए जी, ये जरा थोड़ा सा फोकस करके दिखाइएगा कि लाइनर जो है वो वाजिद कैसे लगाते हैं। वाजिद लाइनर लगाने का तरीका तो जिनको लैश, बिल्कुल लैश लाइन के साथ, देखिए ये लैश लाइन के साथ, ये लैश लाइन के साथ, लैश लाइन को फॉलो करें बस। ये ठीक है जी, ये लैश लाइन को वाजिद जो है वो फॉलो करने लगे। इस तरीके से लाइनर को लगाया, भले टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो वो फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा ना? उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल आपने ये लगा दिया और एक सूखे ब्रश में, कोई ब्रश गीला नहीं करना। हाँ, आपने क्या करना है, उसी लाइनर को इसी जगह पे हल्का हल्का सा ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग है। अच्छा, मैंने क्या किया, लैश लाइन तक आगे पीछे नहीं निकाला हमने। क्या कोई हमने विंग लाइनर नहीं खींचा, हमने कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल जहाँ पे आँख खत्म हो रही है वहीं पर ही खींचा, वहीं पर ही खत्म किया। लेकिन अब जब हम ब्लेंड करेंगे तो उसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, लाइक दिस। सही, ये लाइक दिस। ओके, आँखों ने और नीचे देखे, नीचे देखे। ये जनाब जब ये ब्लेंड कर रहे हैं ना वाजिद, तो फिर उसके बाद इन्होंने ये बड़ा जबरदस्त ब्लेंडिंग हो रही है वाजिद, वेरी नाइस। सी, हाँ, सो हमारी आँख खुल और नेचुरल कितना लग रहा है, ये बहुत नेचुरल लग रहा है। एग्जैक्टली। उसके बाद हमने क्या किया, अब आईब्रो हम बनाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा दोनों आंखों का। सही, हमने ये किया। ओके, सो हमने अभी क्या है कि आईब्रो यहाँ से बहुत उठा हुआ है, तो हमने नीचे की तरफ से थोड़ा सा थिक करेंगे यहाँ से। ओके, ये अच्छा नीचे से थिक करेंगे, सही।
और सीधी लाइन। आईब्रोज की वैसे वाजिद जो आजकल चल रहे हैं आईब्रोज, ये मतलब मुख्तलिफ स्टाइलिंग की जरा थोड़ा सा बताएं। बाकी ये है ट्रेंड में है, करवाना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है जो आप पे अच्छा लग रहा है वही करें ना। ट्रेंड हर कोई एक ही ट्रेंड में जा रहा है कि वो आईब्रोज यहाँ से खराब ऐसे कर लेते करके। होते हैं। हाँ। तो अब आप देख रही हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे लगाया हल्का सा कलर, उसको मैंने ब्रश को मिक्स किया और यहाँ पे हल्का सा लगा के मैंने पूरा शेप नहीं दिया है। सही। ये जो नीचे जो खाली है उसको मैंने भर दिया। तो आप दोनों में डिफरेंस दिखा सकते हैं अभी दोनों जी का जी। इसका आईब्रोज अगर ये थोड़ा सा क्लोज करें तो दोनों आईब्रोज का डिफरेंस जरा अगर दिखा सकते हैं कि दोनों आईब्रोज में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये जरा थोड़ा सा क्लोज करें। ये यस वी कैन सी दिस, दोनों आईब्रोज में हाँ ये डिफरेंस आ रहा है। यस। सो आंख आपकी लिफ्ट हो जाती है, ठीक है। हल्का सा, बहुत छोटी छोटी सी चीजें, और मैंने ये सिर्फ इधर पे मैंने कलर लगाया, ठीक है। अब उसके बाद आप कह रही थी ना कि जैसे आंखें नीचे से डार्क लगती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर आपने लगा लिया है करीब से और उसको किस तरीके से सही किया जाए, तो उसमें आपने अगेन दोबारा से हल्का सा पिंक ब्लशर लिया, अच्छा पिंक शेडो लिया ऊपर देखिए, और आंखों के नीचे इस तरीके से करके फैला देंगे। ओके ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से, दूसरी आंख भी हमने इसी तरीके से लाइनर लिया। अच्छा, मेक श्योर करेंगे हमेशा जब भी आप लाइनर लगाएंगे तो पानी कम लेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा लेंगे। प्रोडक्ट इसलिए ज्यादा लेंगे क्योंकि जितनी लाइन डार्क होगी उतना खूबसूरत ब्लेंड होगा, ठीक है, खूबसूरत ब्लेंड होगा। यस। सिर्फ हमने हल्का सा यहाँ रखा इस तरीके से, बस देखिए यहाँ पे खत्म करना है। सही। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये वाजिद ने आज लाइनर लगाने की टिप जो है वो भी बता दी है। और जिनको नहीं लगाना आता वो सिर्फ लैश लाइन के साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के लगाएं इस तरीके से। सही। चले जी, लाइनर अभी जो है वो इस वक्त लग रहा है, वाजिद की मॉडल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा मेकअप हो रहा है। थोड़ी सी देर में वापस आते हैं, ये जा रहे हैं ये आ रहे हैं, छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़बरदस्त सा ये मेकअप हो रहा है। तो वाजिद अभी मेकअप कहाँ तक पहुंचा, ज़रा ये बताएं। हमारी दोनों आंखें कंप्लीट हो गई हैं। हाँ जी। उसके बाद हम कंटूर करेंगे। सही। ठीक है, मेक श्योर करें कंटूरिंग के लिए मैट फिनिश कलर लेंगे ब्राउन। ओके। और हमने हल्का सा सिर्फ ये यहाँ लगाना है कलर। अच्छा, अगर उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आपने एक स्केल रख लें और ये कर लें, ठीक है। राइट। सही। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे, स्केल रख के। और अच्छा, क्या है कि बहुत सारी लड़कियों को ब्राउन नहीं चाहिए होता, ब्राउन नहीं चाहिए, तो ब्राउन और पिंक मिक्स कर लें, ठीक है। पिंक मिक्स तो उससे क्या होता है कि फ्रेश आपका तो वो डार्क नहीं होता, अदरवाइज क्या होता है वो काला होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सही। इस तरीके से करके लगा लिया, हल्का इसी ब्रश को एंगल चपटा किया, नाक की कंटूर। अच्छा, क्या है कि नीलम की जो नाक है, नोज है, यहाँ से वैसी थोड़ी पतली है, तो यहाँ पे हम ज्यादा कलर नहीं लगाएंगे। ओके। यहाँ पे लगाएंगे तो और छोटी दबी भी लगेगी, तो सिर्फ हमें पॉइंट बनाना है यहाँ पर इस तरीके से करके। ओके। हल्का हल्का सा उसको जो है ना कंटूर कर लिया। ठीक है। सही। और हमने क्या किया, हाइलाइटर की मदद से हमने अच्छा, ये हाईलाइट अभी ये वाला थी, ये हाइलाइटर हल्का सा हमने यहाँ लगाया है, सिर्फ ये, बहुत ज्यादा नहीं। सही। पूरा मुंह नहीं चमकाना है। सही। ठीक है। नहीं, वैसे लोग पूरा मुंह चमकाने को समझते हैं कि वो ग्लैमरस मेकअप है, और वो जो है ना। और सी अब जैसे मुझे लग रहा है कि नाक यहाँ से थोड़ी सी अंदर डीप है, तो सिर्फ मैं इस जगह पे लगाऊंगा ताकि ये जगह हाईलाइट उठी भी लगे। सही। और हल्का सा मैं फोरहेड पे करूंगा लाइक दिस। सही। टिप के ऊपर नहीं, टिप के ऊपर वैसे ही ऑयल आ जाता है। आप हाइलाइटर लगाते हैं, लेकिन लोगों की ये टिप ही चमकती हुई नजर आ रही होती है, गोल आ रही होती है, वो बुरा लगता होता है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे लगाना है इस तरीके से करके हल्का सा। सही। जब आपका सेंटर आपका हाईलाइट होगा तो बाकी सारा फेस खुद ही छोटा लगेगा, खुद ही जो है ना वो फेस। अच्छा, फेस कॉन्टोरिंग जो है ना, ये जैसे अपने अभी स्केल रख के बताइए, ये बड़ा जबरदस्त थी कि ये जो आपने अभी बताया ना, वरना यूजुअली क्या होता है कि लोगों की एंगलिंग आउट हो जाती है, वो ब्लश कर रहे होते हैं लेकिन वो सही समझ नहीं आ रहा होता। आप क्रिएट खुद करते हैं मेकअप, तो आप क्रिएट, आप यू भी लगा सकते हैं, आप यू भी लगा सकते हैं, आप यू भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ से भी रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है। अब तो बहुत सारी चीजें, थिंग्स आर चेंज ना। कोई कंटूरिंग यहाँ से कर रहा है, बोलते हैं यहाँ से लिफ्ट लगती है, कोई यहाँ से कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, तो आप जो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है आप वो करें, ठीक है। ट्रेंड फॉलो करने की बजाय आपको पता सब होना चाहिए, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वही करें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक बड़े ब्रश के साथ हमने ब्राउन के साथ हमने उस पिंक कलर और एक पीच को हमने स्माइल करें मिक्स कर लिया ताकि कलर ऐड ऑन हो जाए। राइट। चलिए जी, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ये वाजिद मेकअप करना बता रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। बाकी वाजिद वाकई आज दिल से जो है ना वो मेकअप कर रहे हैं हमारे शो पे, ठीक है। बहुत ये अच्छा हो गया। मेकअप अच्छा, उसके बाद हम अब इनके बाल करेंगे, लिपस्टिक में एंड में लगाऊंगा। अच्छा, बाल जो है
हम बाल एक स्लीक पोनी भी बना सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से करके, ठीक है। मैंने पहले भी आपके शो में पोनी बताई थी, ये जो लड़कियां जल्दी जाने वाली हैं, और वरना अदरवाइज क्या है कि सेंटर पार्टिंग करके, सही, सेंटर पार्टिंग करके मैं हल्का सा ट्विस्ट देके इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सही, तो ये आपको अच्छा, अदरवाइज क्या है कि अभी जैसे इनकी पार्टिंग निकाल के ये जगह फ्लैट हो गई है, तो मेक श्योर करें कि आप दूसरी साइड से पार्टिंग कर लें, ताकि आपको लिफ्ट मिल जाए, राइट, ठीक है। ये आप कर सकते हैं इस तरीके से करके। मैं हल्की सी लिपस्टिक लगा देता हूँ, और मुझे क्या नाम है आपकी मेकअप जो करती है? सादिया। सादिया को 2 मिनट के लिए बुलाइए। बिल्कुल, सादिया को जरा सा बुलाएं थोड़ी सी हेल्प के लिए, जरा सादिया को भेजें भाई। और ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त लिप कलर जो है ये वाजिद अप्लाई कर रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो वाजिद मेकअप कर रहे हैं। अच्छा जी, सादिया भी आ गई हैं, और सादिया आप मुझे ना उसमें से ना मस्कारा निकाल दें, मस्कारा जो है और ब्रश और ना पिने 2-4 निकाल दीजिए। सही, तो ये भाई ज़बरदस्त वाजिद। अच्छा, ये मेकअप रूटीन मेकअप भी है, ये कैजुअली भी मीटिंग्स में, इवनिंग पार्टीज वगैरह में लेके जाया जा सकता है, करके जा सकते हैं। हाँ, ये उतना ही मेकअप। अच्छा देखिए, ये ना मेकअप कम ही लगाया हुआ है, आप इतना तो मेकअप करें, अदरवाइज फिर कोई जरूरत नहीं। जो लोग नो मेकअप, ये नो मेकअप भी है, ठीक है। आंखों पे आप लाइनर ना लगाएं, सिंगल आप शेडो लगा के सिर्फ थिक मस्कारा कर लें, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको करने। सही, बिल्कुल। चलें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लिप लाइनर जो है, ये ग्लॉस वाजिद, ये ग्लॉस है, ये आपने ये ग्लॉस है जी, ये ग्लॉस लगाया वाजिद ने। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से ग्लॉस लगाते हैं वाजिद कि वो ना इरिटेटिंग लगने लगता है, मतलब ठीक है पिक्चर्स में या शूट्स में तो ठीक है, मगर वो इस तरह से ग्लॉस लगाते हैं नॉर्मली जब वो मिल रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वो बड़ा ऐसा लगता है जैसे ये मैट ग्लॉस है, ये मैट ग्लॉस है। हाँ, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि लिप ड्राई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अपनी लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, लिपस्टिक भी लगा ताकि वो स्टे करे और आपकी लिपस्टिक उतरेगी नहीं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि जब हम मैट फिनिश लिपस्टिक लगाते हैं, ये ग्लॉसेस लगाते हैं, तो लिप्स क्रैक होने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो उसमें क्या है कि आप ऊपर से उसी रंग की आप लिपस्टिक लगा लें, तो क्या होता है कि आप अच्छी लुक आ रही होती है। हाँ, और इस तरीके से अब हम मस्कारा लगा लेते हैं पहले। सही, आंखों पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मस्कारा किस तरीके से लगाना है? अगर आप आईलैशेस नहीं लगा रहे हैं, तो सबसे पहले टिप के ऊपर आपने इस तरीके से लगा के छोड़ दें। अच्छा, इस तरीके से लगा के आपने, क्या होगा जब आप ऐसे लगा के छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको पहले एक लेयर मिल जाएगी, सही है। जब आप दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे तो वो थिक हो जाएगा और आपको लगेगा फॉल्स आईलैशेस लगी हुई है। इसी तरीके से लिपस्टिक भी आप पहले आउटलाइन लगाएं और पाउडर लगा लें। पाउडर लगाने के ऊपर जब आप लिपस्टिक लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको पाउडर के ऊपर जब लगाएंगे तो थिक आपकी लेयर हो जाएगी, तो आपको पाउडर बहुत नेचुरली पाउडर बन जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी ये लिपस्टिक मस्कारा हमने पहले ये कर दिया, अब उसको हम क्या करेंगे? अच्छा जी, अब इसको आपने सही तरीके से अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सही, ये देखें जी, ये मस्कारा जो है, ये मस्कारा लगा रहे वाजिद, और इससे पहले इन्होंने जो है इसको आइडेंटिफाई करके ना एक राइट साइड से इसको इसके ऊपर फेर दिया था, दोनों आंखों का डिफरेंस। यस, ओके जी, ये कर लिया। ये बड़ा अच्छा ब्लेंडेड मेकअप जो है ना वो लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मेकअप ना रखा हुआ है आंखों के ऊपर, या कोई चीज़ कहीं, एक होता है ना कि बस मेकअप किया, और ये वाकई ब्लेंडेड मेकअप लग रहा है, बहुत नेचुरल मेकअप लग रहा है ये। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कहीं से कुछ करना है, तो आप इसको और भी ख़त्म कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ये हो गया। हाँ। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने बालों को स्टाइलिंग करनी है। हमने ये आगे जो बाल हैं हमने इनको पहले पिन की मदद से, सही, ये थोड़ी सी स्टाइलिंग, ओके, सही, छोड़ दें। तो हमने क्या किया, ये वैक्स की मदद से हमने इसको फ्लैट करना है, सही है। सही, अच्छा, ये अभी क्या स्टाइल बनाने जा रहे हैं? हम स्लीक कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये वैक्स लिया, सिंपल, ओके, इस तरीके से। ये देखें जी, ये बालों में वाजिद ने वैक्स लेके लगाया, और इसको हमने कोम करके जो स्लीक बिल्कुल बना रहे हैं, हाँ, सही, वो जो है वो वाजिद ने। चले जी, ये अभी हेयर स्टाइलिंग होने जा रही है। सिंपल हमने यहाँ पे पिन लगाया ऐसे करके। अच्छा, मुझे काफी टाइम हो गया है शोज करते हुए। जी। अब मेरे पास भी ना, जैसे जब मैं सिखा रहा होता तो मैं आई क्रिएट ऑल्सो, मैं भी खुद भी सीख रहा होता हूँ। अच्छे जो लोग बोलते हैं कि जी ये बेस्ट हो गया, वो बेस्ट हो गया, तो वो नहीं, सीखने का अमल जिंदगी भर चलता है। सही, अभी हमने इनको इस तरीके से करके स्लीक किया। सही,
अब कोम की मदद से हम इसको नीट करेंगे। सही। ये सादिया जो हैं वो इस वक्त हमारी हेल्प के लिए मौजूद हैं। सादिया दी बेस्ट। जी, सादिया दी बेस्ट। सादिया लाइए आप क्या देना चाहती, चले जी। सादिया जो है वो भी पूरी हमारी हेल्प करवा रही हैं इस वक्त यहाँ पे। अच्छा मेरे बैग से निकाल मेरा ब्रश है, ये कहाँ से आ गया? चलिए जी, सादिया आप जो है वो आपकी भी खिदमत जो है वो इस मेकअप में प्लीज इनका आफ्टर एंड बिफोर जरूर दिखाइए। बिल्कुल। उसके बाद हेयर स्प्रे भी निकाल दो। हाँ ओके चलें जी। अब उसके बाद हमने क्या किया, छोटी सेंटर ये पार्टिंग स्लीक करके बालों में वाजिद ने क्या किया कि बालों में वाजिद ने लगाई है वैक्स, और वैक्स लगाने के बाद फिर उन्होंने स्लीक किया। उसके बाद अब ये दोनों साइड इन्होंने जो है वो सेंटर पार्टिंग करेंगे। हाँ, अब ये सेंटर पार्टिंग कर रहे हैं वाजिद। सेंटर ही है ना? हाँ सेंटर, हाँ यस पक्का? पक्का सेंटर है। वैसे सादिया भी देख सकती हैं सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे इस भी मामले में मैं थोड़ा जरा चले जी। अब यहाँ पर भी वाजिद ये सेंटर पार्टिंग में भी ये भी वैक्स ताकि एक नीट लुक आ जाए ना। सही, इस तरीके से। चले जी, सेंटर पार्टिंग में भी वाजिद ने जो है वो वैक्स लगा के बिल्कुल तो फिर उसको एक फाइन फिनिश करना लुक जो है वो आएगी ना। फिनिश लुक उसकी देना शुरू किया। अच्छा जी, ये हो रहा है हमारा ज़बरदस्त सा मेकअप। अब ये सेंटर पार्टिंग हो गई है। दूसरी अच्छा साइड पहले पे भी इसी दूसरे तरीके पार्ट्स से कर हमने- लिए थे बालों के, अब जो है वो ये वाले पार्ट जो हैं वो बालों के कर लिए हैं। तो जनाब ये हमारा जो मेकअप है, ये वाजिद की जो मॉडल हैं उनका मेकअप जो है इस वक्त चल रहा है, और ये बड़ा नेचुरल मेकअप वाजिद ने किया है। आईब्रोज़ को भी बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो बैलेंस किया है वाजिद ने, एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस, और बिल्कुल चेंज लग रही हैं आप, है ना? माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपका मेकअप लग रहा है। अच्छा जी, ये हो गई है वैक्स लगाने के बाद, सेंटर पार्टिंग करने के बाद वैक्स लगाई। वैक्स लगाने के बाद अब वाजिद ने जो है ये पार्टिंग की है। अच्छा जी, वाजिद ये आजकल स्टाइल चल रहा है इस तरह से जी, कि आजकल बिल्कुल बालों में वैक्स sleek लगा का, के उसको हाँ, स्लीक कर। अच्छा बिल्कुल इस ओके, तरीके से। सही। चलिए जी, सादिया ने भी ये देख लिया होगा। अब सादिया आपने भी मेरे बाल इसी तरीके से और ये स्लीक करने अच्छा, अब ये बाल खोल भी सकते हैं और इन बालों में आप यहाँ पे हाँ। अच्छा, अभी ये जूड़ा बना रही पोनी थी भी अपन? कर सकते हैं। नहीं, पोनी कर सकते हैं। सही। जूड़ा बहुत सारी लड़कियां हाँ। नहीं करना चाहती हैं इस तरीके से, तो हम इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और सही। ये हम आधे बाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सही लुक कंप्लीट। पोनी भी हो सकती है, और हाँ, इस तरीके से बिल्कुल। ये आधे बाल जो हैं वो बन सकते हैं। चलिए जी, ये लुक होगी ये कंप्लीट, और बड़ा ज़बरदस्त नेचुरल मेकअप रहा। अच्छा जी, जिन लोगों को जाना होता है बाहर रूटीन के मेकअप के लिए, और पार्टी में जाना होता है, इवनिंग मेकअप के लिए जाना होता है, तो वो इस तरह के लुक के साथ या इस तरह के मेकअप के साथ जा सकते हैं। और बहुत नीट किया है, बहुत नीट लग रहा क्योंकि है। बालों से बड़ी आपकी गेम चेंज होती है। तो अगर गेम आपके चेंज होती है, कुछ हाँ। नहीं आ रहा है, अगर बहुत सारे लोग हैं क्या बोलते हैं कि बहुत सारी सेलिब्रिटी हाँ। ऑयल लगा के जुड़ा बना लेती हैं, आपको पता हाँ, है? ऑयल लगा के बैक हो बिल्कुल, जाता है, और वो हाँ। आप सबसे सिमटे हुए लगते हैं। सबसे क्या सिमटे होता है, हुए कभी लगते हैं। कभी आप ह्यूमिड इतना होता है, आपके कर्ल्स खुल जाते हैं, हाँ। आयरन बाल जाके फूल जाते फूल हैं। जाते तो हैं। सेफ साइड क्या होता है, आपने जेल बैक किया, आपने जुड़ा बनाया, पोनी बनाई, हाई पोनी, और आप निकल गए। सही। तो ये सबसे बेस्ट रहता है। सही, तो आप ये ये जो है देख वो सकते हैं, सबसे बेस्ट हमारा रहता है। आज का बिल्कुल soft सा ये एक makeup है। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त सा मेकअप जो है वाजिद ने इनकी किया है, और ये वो मेकअप है जो कि आप कैजुअल मेकअप करते हैं, और कैजुअल मेकअप जो है वो आप करके जा सकते हैं। अच्छा, ये वाजिद जो आपने लाइनर लगाया है ना, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त लगाया कि आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ लाइनर लगाया और उसको आपने ब्लेंड कर लिया। ये बड़ा अच्छे तरीके से अच्छा, आपने किया है। जिनको बहुत सारे लोग इसको भी मैनेज नहीं हाँ, कर पाते। क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हो? तो वो पहले ही बहुत ज्यादा बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। जब बाहर निकालते उसको ब्लेंड करने के चक्कर में वो और बाहर निकल जाता है। सही। तो आप बल्कि अंदर ही रखें और हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकालें, ओके। तो वो कभी भी आपका खराब नहीं होगा, मेस नहीं होगा। हाँ, सही। जितना आप अंडर रह के करेंगे। हाँ। अच्छा, मेक श्योर करेंगे अगर आपने फाउंडेशन अंदर ब्राइट लगाया है तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो थोड़ा सा डार्कर टोन पे लगाएं। ओके, ठीक है, तो आपका एक नया, जब वो लाइट और डार्क मिक्स होगा तो एक नया शेड क्रिएट होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं ना कि अगर उन्होंने बेस फेयर लिए तो वो पाउडर भी फेयर लेते हैं, फिर वो उसके साथ अगर कोई स्टिक यूज करे तो वो भी फेयर लेते हैं। वो सारी चीजें पूरा तो वो फिर कॉम्बिनेशन वो ग्रे हो जाता है। ओके। वो ग्रे हो जाता है। सही। तो ऑलवेज क्रिएट पिगमेंट। सही है? हाँ। तो आपने अगर अंदर ये डार्कर लगाया है, अंदर फाउंडेशन डार्क लगाया है, हाँ। तो पाउडर आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लाइट लगाएंगे। फिर ब्लशर का आपका जब टिंट मिलेगा, वो जब 3 कलर मिक्स होंगे तो एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है जी हमारी बेस काली हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। तो आपकी ये कंप्लेन नहीं आएगी उन चीजों से। सही। ऑलवेज क्रिएट पिगमेंट। आप बालों में भी इसी तरीके से आप मिक्सिंग करते हैं, डायरेक्ट आप कलर नहीं लगा देते, आपने ऑलवेज क्रिएट
पिगमेंट तो ये है सारा। सही। अच्छा वाजिद, जैसे अभी इनकी जो स्किन टाइप थी, वो अभी आपने मेकअप किया, इनकी स्किन टाइप क्या थी? नॉर्मल थी, ड्राई थी? इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन। हाँ, अभी इनके जब ऑयल पास होगा तो ये और नेचुरल हो जाएगा इनका मेकअप। अच्छा हाँ, ऑयल होता है ना, तो और ग्लो करने लगता है। और एक चक्कर लगा के हैं तो ये मोर नेचुरल हो जाएगा। धूप में भेजते हैं बाहर और उसके बाद और नेचुरल हो जब जाएगा। वापस आएंगे आप धूप से तो और नेचुरल हो जाएंगी। ये होता है कि आपने जब भी कहीं जाना है तो मेकअप जो है वो आप थोड़ा सा पहले कर लें ताकि वो ग्लो करे। हाँ, वो थोड़ा सा स्किन में ब्लेंड हो जाता है तो आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। और आपका स्किन का अपना ऑयल पास होता है तो वो बहुत नेचुरल होता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं 11th आवर पे जो है ना वो रेडी हो रहे होते हैं तो वो शायद उतना ग्लोइंग नहीं लग रहा होता, लेकिन किसी भी इवेंट पे जाने से पहले आप 2-3 घंटे पहले अगर रेडी हो जाए तो आप देखें आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त मेकअप किया, बहुत शुक्रिया वाजिद, आप हमारे शो पे आए। होप कि आप हमारे शो पे दोबारा आएंगे और हमें फिर एक और नए तरीके से मेकअप करना सिखाएंगे। और अनम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे नीलम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आई और आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप रूटीन का कैजुअल मेकअप कर सकते हैं। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर कि वाजिद का मेकअप आपको कैसा लगा। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।